देखो यहां तक समझा दिया था मैंने तुम्हें। हाँ ठीक है, हो गया। ये कल समझा दिया था, अब बाद में लिखना। ठीक है, पहले सुन लो। ये मैं तुम्हें समझा चुका था, इंडिविजुअल बेसिस पे वैल्यू करें या फिर इस पे। अब इसमें जो एक बात मैंने कल नहीं बोली थी आज बोल देता हूँ। जब वैल्यूएशन कैटेगरी वाइज होता है तो ऐसा भी हो जाता है कि एक स्टॉक की एक कैटेगरी के अंदर एक वैल्यू अगर बढ़ी हुई है और दूसरी वैल्यू कम हुई है तो वो एक दूसरे को सेट ऑफ कर जाते हैं। देखना जो मैंने कल तुम्हें लिखवाया था इस 13 में, जहां एग्जाम्पल दिया था, वो तुमसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछेंगे। मैं समझाता हूँ तो बस वो निकाल लो एग्जाम्पल जो मैंने तुम्हें दिया था। ठीक है, एक कॉपी मुझे दे दो, इसमें देख लेना कॉमन, एक दे दो मुझे। करंट डिस्कस मिल गया। उल्टी है ये, मैं सोचूं यार चक्कर ही आ गया क्या मुझे। देखो, इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी शेयर है, मिला तुम्हें। एक्स लिमिटेड देख रहे हो, कॉस्ट है 103 और फेयर मार्केट वैल्यू है 100, तो अपने 100 लिया। फिर 95 और 93 में से कितना लिया, और 98 96 में से, और कितना हो रहा है 291। लेकिन अगर हम कैटेगरी वाइज वैल्यू कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 293। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं ओवरऑल सारे स्टॉक की मार्केट वैल्यू गिरी कितने से है, तो उसके अंदर कुछ बढ़ गए कुछ कम हो गए, उन्होंने आपस में खुद को एडजस्ट किया। जैसे मैं बता रहा हूं कौन सा पॉइंट, 95 97 वाला देखो। 95 97 वाले में दो बढ़ा, बढ़ा 2 रुपए से, और पहले वाले में कितना गिर गई वैल्यू 3, और तीसरे वाले में कितनी गिर गई वैल्यू 2। तो 3 पहले में वैल्यू गिरी, 2 आखिरी में, तो कितना डाउन होना चाहिए था? फिर से पहले वाले में कितनी वैल्यू गिरी 3, आखिरी वाले में 2, 5 होना चाहिए था। बीच में कितना अप हो गया, तो उसने उसको काट दिया, और अल्टीमेटली जो तुम्हारा कैटेगरी में दिख रहा है वो कितने रुपए कम दिख रहा है, 3 रुपए कम दिख रहा है। जब आप कैटेगरी वाइज वैल्यूएशन करते हैं तो एक पार्ट की बढ़ी हुई वैल्यू और दूसरे पार्ट की घटी हुई वैल्यू को आपस में क्या करते हैं, कंपेंसेट करते हैं। ऐसा समझो तुम, जहां 95 97 लिखा है वहां 95 और 100 लिखा होता। प्लीज देखो, वहां लिखा था 95 और 100, तो फिर क्या होता, वहां से बड़ा होता और इन्वेंट्री कितनी आ जाती, बताओ कितनी आ जाती? समझ रहे मैंने क्या पूछा? तो कितनी आ जाती 296, जितनी उसकी कॉस्ट है। इसका मतलब जो दो जगह नुकसान हुआ उसको एक जगह के प्राइस जो बड़े हैं उन्होंने क्या कर दिया, कंपेंसेट कर दिया। ठीक है, ये नोट लिखवा दूंगा मैं, कभी देख कब लिखवाता हूँ, ये तुमसे थ्योरी में पूछेंगे। ओके, ये देखें एनआरबी का फॉर्मूला, ये आता है तुम्हें सीपीटी में पढ़ा होगा तुमने। एनआरबी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब एसेट बेच के नेट कितना पैसा आएगा। ठीक है, एसेट बेच के नेट कितना पैसा आएगा। कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो हमें ये पोडियम बेचना है। ठीक है, सुन लो प्लीज, ज्यादा एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, पता नहीं कब तक पढ़ाऊंगा मैं अभी। तो मान लो हमें इसको बेचना है। ठीक है, अभी ये इसको तैयार करने में हमें खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा? फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट WIP, ये आधा बना हुआ रखा है। इसको अगर हमें बेचना है तो 50 रुपए का खर्चा और करना पड़ेगा, मतलब हमें इसमें करना पड़ेगा, डिजाइन कराना पड़ेगा, 50 का खर्च और होगा, तब जाके कितने बिकेगा 260। आधा बना हुआ रखा है, जब हम 50 और खर्च करेंगे तब ये कंप्लीट होगा। जब ये कंप्लीट होगा तो कितने की कॉस्ट हो जाएगी इसकी, और फिर ये कितने बिकेगा 260। और जब 260 में बिकेगा तो ब्रोकर्स के थ्रू बिकवा रहे हैं, 10% कमीशन वही ले लेगा। तो कितनी कमीशन ले लेगा वो, देखें एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है 260, क्या ठीक है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना है 260। इसको अगर हम बेचेंगे तो कितने का खर्चा होगा, एक्सपेंस ऑन सेल कितना हो जाएगा 26,
और जब हम इसको बेचेंगे तो 26 तो खर्च हो जाएगा बेचने में, और इसको कंप्लीट कराने में कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितनी आएगी अभी? 50 रुपए फर्दर कॉस्ट, है ना? ये सब एस्टिमेटेड ले रहे हैं हम। और एक है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। तो जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे और जब बेचने जाएंगे 260 में बिकेगा, लेकिन आप जिसके थ्रू बिकवाएंगे 26 रुपए वो ले लेगा, और इसको कंप्लीट करने में अभी 50 रुपए और लगना है। जब इस पे 50 खर्च करेंगे, 26 की कमीशन चुकाएंगे, तब जाके वो 260 में बिकेगा। तो हमें क्या बचेगा? मतलब फिर से देखो, 50 रुपए कंप्लीट करने का खर्चा है, अभी 26 की कमीशन देंगे, तब जाके वो 260 में बिकेगा। आज नहीं बिक रहा है वो 260 में। 50 खर्च करो, 26 की कमीशन दो, तब वो 260 में बिकेगा। तो 260 आएंगे, लेकिन अभी और कितने लग जाएंगे? 50 और 26। तो अल्टीमेटली कितना नेट बचेगा अपने हाथ में? कितना? 184 बचेगा। इसे हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यानी अगर आज इसको हम बेचने जाएं तो हम पहले कंप्लीट करेंगे, 50 का खर्चा लगेगा, ठीक है? जैसे इसको बेचना है, 50 तो खर्च लगेगा कंप्लीट करने में, और 26 रुपए की लगेगी कमीशन, तब जाके 260 में बिकेगा। अल्टीमेटली हमें आज से खर्च करेंगे 50 और 26, तो 260 मिलेंगे, और नेट कितने मिलेंगे हमें? 184। जबकि इस पे हम खर्च कितना कर चुके हैं पहले से ही? कितना खर्च कर चुके हैं हम इस पे पहले से? 200, ठीक है? अगर हम इसको बेचने जाएं तो 184 रुपए मिलने की संभावना बनेगी, जिस स्थिति में ये है। इसको हम पूरा करेंगे, पूरे होने में खर्च लगेगा, बेचने में खर्च लगेगा, 184 रुपए मिल पाएगा, जबकि इसकी कॉस्ट क्या है? 200। तो हमें क्या करना है? विच एवरेज लोअर पे हम इसको वैल्यू करेंगे कितना? 184। एक बार बोल के देखें ये क्या है। हम निकाल रहे हैं एनआरबी। एनआरबी का फॉर्मूला क्या होगा? बोले बोले एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, है ना? कंप्लीट करके जब बेचने जाओगे मार्केट में तो इतना खर्चा होगा कि आपको नेट आपकी जेब में 184 रुपए आएगा, जबकि आपने इसको बनाने में 200 रुपए लगा दिए, आएगा नेट बचेगा 184। मतलब ये सस्ते में बिकने वाला है ना? तो विच एवरेज लोअर जो होगी उस वैल्यू पर हम इसको शो करेंगे। वो प्रॉफिट का पार्ट बनेगी। देखिए हम बेच नहीं रहे इसको, हम बस अंदाज लगा रहे कि अगर बेचें तो क्या होगा, ठीक है? उस बेसिस पे हमने सोचा है कि अगर बेचें तो 184 रुपए ही आने वाले हैं, जबकि इसको बनाने में कितना खर्चा लग गया है? 200। आज तक 200 लग चुके हैं, और आज जैसी स्थिति में है अगर इसको हम सही करके बेचे तो 184 रुपए ही आने की संभावना है, और कॉस्ट पड़ गई है 200। तो हम इसको कितने पे दिखाएंगे? 184 पर, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर आपको लगता है कि सस्ते में बिक सकता है तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा? लॉस को बुक करना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर से समझाता हूँ। और इस तुम्हें क्लियर हुआ क्या? ये पक्का? तो हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरबी विच एवरेज लोअर पर नॉर्मली। एनआरबी का मीनिंग हम समझ गए कि क्या होगा? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। और हमें समझना है कि कॉस्ट का मतलब क्या होगा। कॉस्ट निकालने के मेथड तुमने पढ़े हुए हैं, वेटेड एवरेज, फीफो, लीफो, सब इन्वेंट्री चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो मैं मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस बात की कि कॉस्ट का मतलब क्या होगा। तो एएस 2 में लिखा हुआ है कॉस्ट का मतलब, पहले सुन लेना, बाद में नोट करना ये वाला पार्ट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मीन्स परचेज एंड इंक्लूड्स क्या क्या इंक्लूड होता है?
incurred in bringing to present location and सुनना है यहाँ पे ना, यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या होगा, तो मैं लिखा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मीन्स होगा कॉस्ट ऑफ परचेज, आपने जितने में खरीदी है वो, प्लस इंक्लूड्स कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। आप मार्केट से जब फैक्ट्री तक सामान लेके आते हैं तो उसको क्या करते हैं आप, उसको जो बेजेस लगता है बीच में, ठीक है, जो लोडिंग का चार्ज, अनलोडिंग का चार्ज, जो फ्रेट का खर्चा है, वो सब आप क्या करते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो ये लिखा है कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन, मतलब आप मार्केट से कहां पे लेके आए, गोडाउन, ठीक है, तो जो भी खर्चा होगा वो एक कॉस्ट का पार्ट बनेगा। एंड ब्रिंगिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट कंडीशन, क्या मतलब है प्रेजेंट कंडीशन का, मान लो आप रॉ मटेरियल लेके आए थे, आप उससे फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो इन्वेंट्री को उसकी प्रेजेंट कंडीशन तक लाने में जो भी खर्चा हुआ है वो सब उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। पहले वो किस कंडीशन में था, रॉ मटेरियल, अब वो किस कंडीशन में है, फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच जो खर्च होता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कॉस्ट, मतलब वेजेस एंड ओवरहेड। वेरिएबल पे सब बताऊंगा अभी क्या क्या। तो एक बार फिर से कि क्या क्या इंक्लूड होता है इन्वेंट्री में, तो जितने में खरीदा वो, जो उसको वहां से उस लोकेशन से प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में खर्च हुआ। टेस्ट का क्या बता दूं, अब मैं करता हूँ ना। तो आपको ये देखना है कि प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में कितना खर्चा हुआ और प्रेजेंट कंडीशन तक लाने में कितना खर्चा। प्रेजेंट लोकेशन का मतलब होगा मार्केट से सामान खरीदा, आप कहाँ लेके आ रहे हैं, उसको गोदाउन में लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो जो रास्ते का फ्रेट होगा, इंश्योरेंस होगा, लोडिंग का खर्चा, अनलोडिंग का खर्चा, वो सारा इसका कॉस्ट का पार्ट बनेगा। एंड प्रेजेंट कंडीशन तक लाने में जो वेजेस होगा, जो ओवरहेड होगा, वो भी इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसको एक बार बोलो, तुम्हें याद होना चाहिए, ये ऐसे ही लिखना है हमें। ठीक है, तो एक बार साथ में बोल लेते हैं कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज आएगी, उसको प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में जो खर्चा लगा वो आएगा, और उसको प्रेजेंट कंडीशन तक लाने में जो खर्चा लगा वो भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, इंग्लिश में बोल लोगे एक बार, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मीन्स कॉस्ट ऑफ परचेज एंड इंक्लूड्स कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री प्रेजेंट लोकेशन एंड प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है, अब थोड़ा आंसर करना, तो मैं इसको साफ कर दे। ए हो गया, ए हो गया ना, ठीक है, ठीक है, लिख लो फिर समझा।
एग्जाम्पल लिख गया, ये लिख रहे हो लिख लो, ये भी लिख लो फिर। लिख लिया? बहुत स्लो लिख रहे हो, थोड़ा स्पीड डालो। और तो तुम ही मत बताओ बार बार, एक आध बार उनको बोलने दो जिसने पिछली बार नहीं बोला था। क्या? अब लिख लिया होगा? ध्यान देखना, ध्यान से, साथ में लिखना मत, ठीक है? लिखना मत इसको, जो बता रहा हूं ध्यान से देखना। तो जब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो हमने बात की है तीन चीजें जोड़ी जाएंगी। एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज जोड़ेंगे इसको, तो कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या आ जाएगा? परचेज प्राइस जो है उसका वो आ जाएगा, माइनस अगर उस पर क्या हो रहा है, ट्रेड या क्वांटिटी डिस्काउंट। क्वांटिटी डिस्काउंट होता है जब आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, जैसे 2 टी-शर्ट खरीदो 1 फ्री मिलेगी, ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं हम? क्वांटिटी डिस्काउंट। और ऐसा लिखा है कि 20% ऑफ चल रहा है, तो वो क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। तो क्वांटिटी डिस्काउंट क्या करेंगे हम इससे? माइनस करेंगे। ओके। कमीशन अगर दी है हमने ऑन परचेज, खरीदने पर हमें कमीशन दी है, तो वो भी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी, ठीक है? हाँ, ऐड कर देंगे इसको। और एक पॉइंट और मैं बोल रहा था, ओके, टैक्सेस जो आप पे करते हैं वो भी इन्वेंट्री का पार्ट बनता है। इफ ITC नॉट